कह सकते हैं कि इस कहानी की कथानक क्या है या कथा वस्तु, एक ही बात है। कथा वस्तु अर्थात क्या हुआ कि इस कहानी में किस प्रकार की बातें, वस्तु, पात्र किस प्रकार से आते हैं, यही कथा वस्तु या कथानक कहलाता है। आप लोगों को ये सब लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में आप लोग को हम बताए थे कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना होता है, वैसे ही थर्ड ईयर में जब आप लोग नाटक, उपन्यास या किसी कहानी की व्याख्या या इसके बारे में सारांश लिखना प्रारंभ करेंगे तो आपको पात्र परिचय, संवाद, है ना, पात्रों की संख्या, कथानक, रूपरेखा, अंतिम में फिर निष्कर्ष, मतलब बहुत सारे पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको आपके पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है कि पंचम पत्र 5th पेपर में लघु उत्तरीय के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए एक ही किताब लगा है, 23 हिंदी कहानी। इससे आप लोगों को बस लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछा जाएगा। अब प्रश्न कैसे बनता है इस पर भी बात करना आवश्यक है कि मान लीजिए किसी भी कहानी का नाम दे देगा, बोलेगा इसके कथानक की चर्चा करें या इस कहानी का कथानक बताएं या इस कहानी का समाज कैसा था ये बता देगा, या किसी पात्र के बारे में बोलेगा इसका चरित्र चित्रण कीजिए 5 नंबर में बस। जैसे अभी घीसू, माधव और बुधिया का मतलब वर्णन हुआ, ठीक, तो बोल देगा कि बुधिया का चरित्र चित्रण करे या घीसू का चरित्र चित्रण करे या माधव का। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उस समाज में रहते हुए घीसू का क्या चरित्र था, वह ऐसा क्यों बना हुआ था, ये सभी प्रश्न मन में रहेंगे। तब आप जब किताब को पढ़िएगा तो उसका उत्तर आपके मन में अपने आप करेगा कि हाँ, अरे यह जो बात पढ़े हैं यह इस प्रश्न में फिट आ सकता है। कथानक तो हो गया कि पूरी बात, बोले जैसे अभी गोपाल बताया है पूरे कहानी के बारे में, तो कथानक हो गया। लेकिन अगर हम कहानी का कथ्य पर बात करें, फैक्ट पर बात करें कि कहानी में क्या ऐसी बातें हैं कि जिस पर कहानी बना है, तो यथार्थ पर बना है, रियलिटी पर बना है कहानी। पूरे जीवंत समाज का जीवंत चित्रण होता है ना, टटका जिसको मैथिली में बोलते हैं, उसका वर्णन किया गया है। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, वो हैं। उपन्यासकार और कथाकार उनसे बड़े नहीं हुए, इसीलिए कहानी के क्षेत्र में और उपन्यास के क्षेत्र में उनके नाम पर युग चला। ठीक है, युग समझ रहे हैं आप लोग? जब आप लोग उसमें देखेंगे आप लोग को हम आधुनिक काल का पूरा काल विभाजन YouTube चैनल पर उपलब्ध है, उसका हम वेबसाइट भेज दे रहे हैं, आप लोग उसको देखिएगा कि कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, उसमें कौन कौन से अलग अलग खंड हैं, क्योंकि अभी आप लोग वो उस कंसेप्ट को भी समझना आवश्यक है, ताकि अभी आप लोग कहानी जब पढ़िएगा तो प्रसाद को भी पढ़िएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पढ़िएगा, प्रेमचंद को तो पढ़ना ही है, रेणु को पढ़िएगा, अन्य अन्य लेखकों को पढ़ना है, उपन्यासकारों को पढ़ना है, आलोचकों को पढ़ना है। तो एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। उसके लिए हम एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। लेटेस्ट वीडियो जो होगा वो उसी चीज का है, आधुनिक काल गद्य खंड का करके हम दे दिए हैं। उसमें समय भी लगभग लिखा हुआ है, यथासंभव नाम हम उसको वर्गीकरण करने की कोशिश किए हैं, क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं। हम अंग्रेजी का शब्द इसलिए आज उपयोग कर रहे हैं ताकि कुछ नए बच्चे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द उन लोगों को वर्गीकरण वगैरह है समझ में ना, इसलिए हम कुछ अंग्रेजी शब्दों का उपयोग आज अपनी बात में कर रहे हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि इसका उपयोग हम ना करें। तो हम आते हैं कफन कहानी के ऊपर। मेरी आवाज जा रही है अच्छे से? कोई एक बात बता दीजिए मुझे। जी भैया। हाँ ठीक है, तो हम अपनी बात फिर आगे कह रहे प्रारंभ जारी रखते हैं। कफन कहानी 3 खंडों में बटा है, खंड है ये, दृश्य अलग अलग नहीं है, खंड है। कहानी खंड में बटे होते हैं, उपन्यास कुछ खंड में बटे होते हैं। अब खंड ये है पहला, अब 3 खंडों में बटे हैं। पहला खंड जो है उस खंड में घीसू, माधव और बुधिया का वर्णन है बस। घीसू, माधव और बुधिया, घीसू बाप बेटे होते हैं और जो बुधिया है वो माधव की पत्नी होती है। और दृश्य कुछ ऐसा है
सीन ऐसा उसमें बनाया गया है कि बुधिया प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। प्रसव पीड़ा अर्थात किसी स्त्री के गर्भ में अगर कोई बच्चा पल रहा होता है और वो जन्म लेने वाला होता है, उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। उस दर्द से जो है बुधिया कराह रही थी, और घीसू माधव घर के बाहर आग जलाकर उसमें आलू पका रहे थे। अब इस दृश्य से थोड़ा पहले चलते हैं हम लोग। यह तो करंट मामला था, ऐसा स्थिति आया क्यों, बात ये भी समझना आवश्यक है। घीसू माधव को हम कह सकते हैं कि वह एक नंबर का निकम्मा, नकारा, कामचोर, धूर्त है ना। धूर्त नहीं, धूर्त मतलब किसी काम का नहीं, दिमाग से भी थोड़ा जो है कह सकते हैं, वो सब था। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये सब निकम्मा नकारा था कि किसी काम के लायक नहीं था। तो जब तक बुधिया सारा काम कर रही थी तो वही 2 पैसा कमाती भी थी और वो घर का राशन पानी भी लाती थी, घर चलाती थी। अब जो बुधिया बेड पर थी, बिस्तर पकड़ ली थी, वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, वह घर नहीं चला पा रही थी, और घीसू माधव अच्छा है कामचोर, कभी काम नहीं करना चाह रहा था, और बुधिया बिस्तर पकड़ी हुई थी। अब घर कैसे चले, बात यहाँ पर ये था। 2-3 दिन से सब कुछ खाया नहीं था, न घीसू न माधव, और बुधिया जिस स्थिति में थी उसको भरपेट आहार चाहिए, और उसको 2-3 दिन से एक खाने का एक निवाला नसीब नहीं था। अब गरीबी का और लाचारी का चरम सीमा आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। 3-4 दिन से उन लोगों को खाना खाने को नहीं मिला था। बड़ा मुश्किल से रात को आलू चुरा के कहीं से लाया, आलू, बस आलू, किसी खेत में गया होगा ये दोनों बाप बेटा, आलू चुरा के लाया था, और वो आलू पका रहा था कि अब खाना है। उस सबको ये भी नहीं पता था कि लास्ट टाइम हम लोग भरपेट खाना कब खाए थे, अंतिम समय खाना भरपेट कब खाए थे, किसके यहाँ भोज में खाए थे, वो सोचते रहते हैं बैठ करके। उन लोगों को ये भी ठीक से याद नहीं है। भूखमरी की, बेरोजगारी की, लाचारी की, गरीबी की चरम सीमा पार, एकदम चरमोत्कर्ष जिसको कह सकते हैं, वो मैक्सिमम लेवल जो कह सकते हैं ना, वो था उनके पास। 4 दिन से खाए नहीं थे, आलू बड़ा मुश्किल से चुरा के किसी खेत से लाए थे, उसको पका रहे थे, और उस पका आलू को खाने की लालसा से वो दोनों बाप बेटा एक भी वहां से उठ नहीं रहा था, जहां पर आग लगाया हुआ था, अलाव कहते हैं उस घोड़ा जिसको हम मैथिली में कहते हैं, उसके पास से वो उठ नहीं रहा था, ताकि उसको ये डर था कि आलू बड़ा मुश्किल से आज मिला है 3 दिन 4 दिन के बाद, क्या पता कि हम जाएं और दूसरा उसको खा ले। तो माधव अपनी पत्नी को देखने नहीं जा रहा था भीतर, और वो अंदर प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, भयंकर कराह रही थी। घीसू देखने नहीं जा रहा था, उसको अपने बेटा पर भरोसा नहीं था, बेटा को बाप पर भरोसा नहीं था। ये दृश्य था उस समय का। ये होते होते आपका प्रथम खंड बीत जाता है, इतना चीज होते होते दूसरा खंड, रात बीत जाती है, दोनों आलू खा करके वहीं पर सो जाता है। प्रातः सवेरे में जो है जब वो सो करके उठता है, तब उन लोग को ज्ञात होता है कि अरे वाह, बुधिया का आवाज नहीं आ रहा है, बात क्या है। जब माधव भीतर गया देखने के लिए तो बुधिया का सांस चलना बंद हो गया था, अर्थात वो अब मर गई थी। अब आप लोग सोचिए उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। अब मर गई, अब क्यों मर गई यह न सोच करके वो दोनों बाप बेटा अब यह सोचने के लिए यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि अब उसका अंतिम क्रियाक्रम कैसे होगा, क्योंकि बुधिया अब मर गई। अब घर में तो कुछ है नहीं, उसके अब अर्थी का इंतजाम हो, कफन का इंतजाम हो, वह भी उसके पास नहीं था।
تو اب یہ سماج کی طرف رخ کرتا ہے اور سماج میں اس کا ایسا چرتر بنا ہوا تھا اس دونوں باپ بیٹے کا جو ہم پہلے ہی بول دیے کہ نکما، نکارا، کام چور کہہ سکتے ہیں، چوری بھی کرتا تھا. یہ کریکٹر اس کا بنا ہوا تھا اس کے سماج میں. اب وہ کسی سے کچھ مانگنے بھی جاتا تو اس کو کچھ دیتا نہیں تھا کوئی. اب بڑھیا مر گئی، کرے گا کیا بیچارہ. تو گاؤں میں سماج میں خبر پھیلی کہ سمادہ اپنا بیٹھا ہوا تھا، بے مطلب کا آنسو نکال رہا تھا. پھر دونوں باپ بیٹا بدھیا کو گھر میں چھوڑ کر کے چلا گیا سیٹھ کے پاس. گاؤں میں جو ہوتا ہے پونجی پتی، اس کے پاس پہنچا اور بولا کہ ایسے ایسے درگھٹنا ہو گئی ہے، ہماری پتنی مر گئی ہے، اس کے کفن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تو وہ آپ مجھے دے دیجیے. اور پہلے سے جو ہے سو وہ لوگ بہت سارا پیسہ اس سیٹ سے لے کر کے رکھا ہوا تھا جو واپس کیا نہیں تھا. اب سیٹ منع کر دیا تھا، نہیں میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، جاؤ میں دیں گے. نہیں، منع کر دیا. تو بیچارہ دونوں وہیں بیٹھ گیا کہ سمادہ جا ہی نہیں رہا تھا. تو وہ سیٹ جو ہے 5 پیسہ اس کو پھینک کر کے دے دیا. اب 5 پیسہ اس کو جہاں اب پیسہ ہاتھ لگ گیا، بہت دن کے بعد اس کو پیسہ ہاتھ لگا تھا. کسی غریب کو 10 دن سے کھانا نہ ملے یا اسے پیسہ ہاتھ لگ جائے. اس سمے کی 5 پیسہ تھا، ابھی آپ لوگ 500 سمجھ لیجیے کہ کوئی غریب آدمی ہے اسے کھانے کے لیے 5-7 دن سے ٹھیک سے بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا ہے اور اس آدمی کو 500 روپے مل جائے اچانک کہیں سے، کتنا ہوگا؟ ارے باپ 500 روپے مل گیا. چاہے وہ بھیک مانگ کے کیوں نہ ہو، چاہے کسی سے ادھار لے کر کے کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو ایسے یوں ہی مل جائے، خوشی لگ بھگ برابر ہی ہوتی ہے. اور اس آدمی کو، دونوں باپ بیٹے کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ ہم مانگ رہے ہیں یا ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا. سماج اس کو کیا کہہ رہی ہے اس سب چیز کو وہ سنتے سہتے اس استھتی کو سمجھتے اب وہ اس میں مل چکا تھا. ہاں، اب آتے ہیں کہ اس کو 5 پیسہ مل گیا تھا. اب وہ چلا کفن خریدنے، کہاں؟ بازار. جب وہ بازار جانے لگا تو راستے میں مجھے ملا مدھوشالہ. مدھوشالہ کیا؟ شراب خانہ، شراب کی دکان، جس کو ہم لوگ آج کے سمے میں 5 اسٹار ہوٹل کہہ سکتے ہیں، جہاں پر سب کچھ ملتا ہو. وہاں گیا اور بھر پیٹ کھانا کھایا. کھانا تو کھایا نہیں تھا، دیکھا تو من للچا گیا، پیسہ بھی پاس میں تھا ہی. گیا اس میں آرڈر کیا بھرمن اور بھر پیٹ کھانا کھایا، شراب پیا. اور جب وہ کھا پی رہا تھا اس کو بڑا غور سے ایک بھکاری دیکھ رہا تھا. اور وہ دونوں باپ بیٹا کھانا کھا ہی رہا تھا کہ وہ بھکاری اس کو مانگنے کے لیے آ گیا کہ تھوڑا کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دیا، کیونکہ وہ لوگ امیر کی طرح کھانا کھا رہا تھا، کہیں بہت دن سے بھوکا تھا، کھانا بھر پیٹ کھا رہا تھا. اور اسی سمے میں وہ لوگ یاد کر رہا تھا کہ ہم لوگ انتم سمے میں کس کے بارات میں یا کس کے یہاں شادی میں وہ کھانا ایسا نصیب تھا، وہ سب یاد کرتے رہا تھا. ارے واہ، ایسا کھانا پتا نہیں کب نصیب ہو یا پھر کب کہ بدھیا تو جب کماتی تھی تو کھلاتی تھی. اب بھکاری جو ہے سو کھانا مانگ لیا، ان لوگوں کا پیٹ بھر چکا تھا تو وہ کھانا کو جو بچا ہوا تھا وہ اس بھکاری کو دے دیا. تو بھکاری جہاں گیا تو بھکاری بھی تو بہت دن سے بھوکا رہا ہوگا، تو سب ہاتھ جوڑ کے دھنیہ واد آپ لوگوں کا، آپ جو ہے میرا کیا. تو وہاں پہ گھسو بولتے ہیں، مانتا مجھے یاد نہیں اچھے سے، لیکن کوئی ایک بولتا ہے کہ دھنیہ واد مجھے نہیں کرو، تم اس کے لیے پرارتھنا کرو جس کی وجہ سے تم ابھی کھانا کھا رہے ہو، جس کی وجہ سے ہم کھانا کھا رہے ہیں. جو جیتے جی ہم لوگ کے لیے نہیں کر پائے، مطلب نہیں میرا پیٹ بھر پا رہے تھے 3-4 دن سے، وہ مرنے کے بعد ہم لوگ کا پیٹ اچھے سے بھر دی ہے. یہ ایسی مانسکتا تھی اس کی. وہ بھکاری کبھی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے تم دعا کرنا کہ اس کو اچھا استھان سورگ ملے، ایسا کچھ کہہ کر کے اس کو ادھر ادھر چلا. اب جب وہاں سے اس دکان سے نکلا بازار کی طرف، پیسہ ان لوگوں کا ختم ہو چکا تھا. اب کرے گا کیا؟
घीसू माधव अब फिर तो घीसू बोला माधव से कि जिस समाज ने हम लोगों को जिस समाज ने हम लोगों को यहाँ रहने के लिए स्थान दिया है, आज तक जैसे तैसे हम लोग जीवित हैं इस समाज में, वैसे ही ये लोग भी उसके कफन का इंतजाम कर ही देंगे, हम क्यों पैसा का जो है इंतजाम करें। तो फिर वो बोला कि अरे वाह, हम लोग जो सेठ से पैसा लिए थे वो अगर बोलेगा कि हम कफन के लिए पैसा दिए थे, अब फिर गांव वाला सब देगा, फिर बात तो फैल जाएगी, हम लोग की बदनामी होगी, या कोई पकड़ के मारेगा भी कि देखो कैसा आदमी है कि पत्नी घर में मृत पड़ी है और ये लोग अपना भरपेट खाना खा रहा है, चाहे पैसा बर्बाद कर दिया, सेठ से मांग के आया था। तो यहाँ पर वो सोचा कि अरे बोलेंगे कि रास्ते में खो गया पैसा, और उसी को खोजने में भी जो है इतना समय मेरा हम लोग का व्यतीत हो गया, गुजर गया, समय भी लग गया, इतना अतिरिक्त समय लग गया। आइडिया तो समझ सही आया, तो वो लोग क्या किया, ऐसा ही किया, गया पहुंचा सब घर, सब इंतजार में था कि बाजार गया कफन लाने के लिए, तो कफन लेके आएगा तब इसका अंतिम संस्कार किया। गांव के लोग जमा हो गए थे तब तक। जब ये लोग आया वहां पर तो समाज वाला से पूछा, अरे कफन कहाँ लाया, तो बस बहाना लोग का तैयार था, बस बहाना बता दिया। अब करे तो करे क्या, बेचारा मुंह बनाकर दोनों बाप बेटा डकार भी ले रहा था और मुंह लटका के बैठ गया। फिर अंतिम में वही समाज जो है बुधिया का दाह संस्कार, अंतिम जो खंड है जहाँ पर वो सब बाजार से आ जाता है, वो अंतिम खंड में जिक्र है कि वो सब घर पे आता है और बुधिया का जो है अंतिम संस्कार वह गांव वाला सभी मिल करके संपन्न करता है। यह आप लोगों का कथानक था, इस तरह से समझ लीजिए, कथानक कथा तथ्य। कितने आदमी आए, मुख्य रूप से 3 आदमी आ रहे हैं, गौण रूप में एक भिखारी आ रहा है और एक सेठ आ रहा है। तो ये रहा कुछ पात्र, मुख्य और गौण पात्र जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो यह हम लोगों का कहानी है कफन, इतना ही कहानी ही है बस। आप लोग इसको एक बार फिर से